कल क्लास 10 बजे के बाद बंद रहेगा, यानी कि कल सुबह वाला क्लास केवल आपका 10 बजे तक चलेगा और सारी क्लास आप रहेंगे जीएस से लेकर आपका इंग्लिश तक का। और परसों से आपका शेड्यूल सही होगा भाई, बस आके बैठिए। परसों से आपका सही होगा। आज अभी आपका 12:30 बजे तक क्लास चलेगा और आईपीसी में जो सामान्य बातें बची है, जहाँ से क्वेश्चन वर्तमान में मेंस में आ रहा है, आज उसको हर हाल में समाप्त कर दिया जाए ताकि भाई आगे आपका अब आईपीसी रन करे, क्योंकि भाई 2 दिन से यही चल रहा है। देखिए आईपीसी का जो सिद्धांत अब तक बताया गया उसको फिर दोहरा दिया जाए। सारे सीखे देखिए आपका 4-5 सिद्धांत अब तक हम बताए हैं, फिर एक बार दोहरा दिया जाएगा एक लाइन। पहला सिद्धांत क्रिमिनल मामलों के बताए गए थे आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि निर्दोषता की उपधारणा। दूसरा सिद्धांत जो मेंस में आजकल पूछा जा रहा है, फ्री लीगल एड या निःशुल्क विधिक सहायता। कई कानूनों को हमने कोरिलेट किया था। तीसरा सिद्धांत जो आजकल मैंने पूछा भी गया था, वाइकेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, ये बताया गया था। केस याद रखना है आर वर्सेस हिगिंस का। चौथा सिद्धांत जो बताया गया था पिछले टर्म पर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये भी काफी पूछा जाता है मेंस में भी, यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत। और इसका आपका बताया गया था कठोर दायित्व के सिद्धांत में कि अपराध के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक्टस रिया और मेंस रिया, यानी कि आपराधिक कार्य और दुराशय। लेकिन आपका कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ की दुराशय व्यक्ति के मन में नहीं होता, यानी कि आशय नहीं होता, फिर भी उसे मात्र और मात्र एक्ट के लिए, यानी कि कार्य के लिए दंडित किया जाता है। ये याद रखना मैं इसके लिए भाई जो लोग आपका यूपी और बिहार देना चाहते हैं। आइए 4 सिद्धांत और बचा है। 3 सिद्धांत आपका निकलेगा संविधान के अनुच्छेद 20 से, और एक सिद्धांत अलग जाकर पढ़ना है तो पहले हम संविधान का अनुच्छेद 20 देखें और 20 में आपराधिक मामलों के 3 सिद्धांत समाहित हैं। उन्हीं सिद्धांतों को डिटेल में हमें देखना है, लेकिन आपका सबसे पहले आर्टिकल 20 की पहले भूमिका 2-4 मिनट देख लिया जाए और तब हम पढ़ाते हैं तीनों सिद्धांत। देखिए भाई आपका जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 20 की बात है, संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, पहला नियम याद रखना है कि यह इस अनुच्छेद का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में, यानी कि आपराधिक मामलों में लागू होगा, सिविल में नहीं। ये पहला नियम। अनुच्छेद 20 की दूसरी विशेषता ये भी है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 20 और 21 पूछा भी गया था बिहार एपीओ में इस पर गई। अनुच्छेद 20 तथा 21 अब इमरजेंसी में भी, आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था इसी बार बिहार एपीओ। तीसरी विशेषता ये है कि किसी अपराध के अभियुक्त को अनुच्छेद 20 आपका 3 प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और जो यूपीजे इत्यादि में आता है वह मिलाने के लिए भी आता है कि कौन सा सिद्धांत इसमें समाहित है। अनुच्छेद 20 में 3 क्लाज है और वो तीनों क्लाज आपका क्रिमिनल में लागू होगा, और एक क्लाज को अब शुरू किया है। आपराधिक मामलों का जो अन्य सिद्धांत है, पहला हम अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 से उठाते हैं
आपका देखिए भाई अनुच्छेद 20 का क्लाज 1, अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है। कार्योत्तर मतलब कि कार्य के पश्चात बने कानून। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 20(1) में एक और सिद्धांत समाहित है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता है जब वह कार्य पहले से किसी कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और वह कार्य कानून में कहीं भी अपराध के रूप में वर्णित नहीं है तो व्यक्ति उस कार्य के लिए किसी भी हाल में दंडित नहीं होगा। यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है या आपराधिक विधि है उसे रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी यानी कि उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। तो 3-4 बातें अनुच्छेद 20(1) में निकली और वही बातें आपका डिटेल में पढ़ना है। पहला ये हुआ कि विधि के बिना क्या नहीं हो सकता अपराध, इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा आपका यह है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी कि अगर जिस समय एक्ट किया गया था और उसके बाद या पश्चात में कोई कानून बनाया जाता है और बाद में बनाकर क्या पहले वाले कार्य के लिए व्यक्ति को सजा दी जा सकती है कि नहीं, नहीं दी जा सकती। तीसरा इसी को कहते हैं कि जो आपराधिक मामलों की सब्सटेंसिव लॉ है या सारवान विधियां होती हैं उन्हें क्या बैक डेट से लागू किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है कि नहीं, नहीं दिया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद हमारा रोकता है? 20(1). इसके बाद जो अगला इसमें नियम पढ़ना है कि जिस दिन किसी अभियुक्त ने अपराध किया अगर उस तारीख को जितना दंड की मात्रा थी, अगर दंड की मात्रा बाद में बढ़ाई जाती है तो क्या उसे बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा कि नहीं, इसी में ये भी सिद्धांत में समाहित है। और दंड अगर कम किया जाता है तो क्या अभियुक्त इसकी मांग कर सकता है कि नहीं कि हमें कम दंड दिया जाए। यानी कि 4-5 नियम आपका किस अनुच्छेद में पढ़ना है, अनुच्छेद 20 के किस क्लास में। देखिए आपका इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अब कार्योत्तर विधियां होती क्या है, पहले उदाहरण देखिए तब आपका भाई इन्हीं सबों को हम व्याख्या करेंगे और कोरिलेट भी करेंगे। लेकिन एक उदाहरण सटीक ऐसा बनाया जाए जहाँ की आपका भाई समझ में आए। सटीक उदाहरण देखिए मैं बना रहा हूँ। आपका सटीक उदाहरण आपका आईपीसी की धारा 354D से देख सकते हैं। स्टैकिंग का मतलब पीछा करना। स्टैकिंग का मतलब क्या है? अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है और स्त्री मना करती है फिर भी बार बार पीछा करता है, एक बार नहीं बार बार पीछा करता है तो वर्तमान में यह ऑफेंस या अपराध है और कहाँ दंडनीय है? 354D में दंडनीय है। और आपका ये दंड कब बनाया गया, यानी ये कार्य अपराध कब घोषित किया गया? 2013 में। और डेट हम बता दें 3 फरवरी 2013। अब एक कल्पना करिए आपका, अगर कोई पुरुष है और 2 फरवरी को वह ये काम किया, ध्यान समझिए कार्योत्तर विधियां बताया जा रहा है।
अगर कोई पुरुष है और 2 फरवरी 2013 को यह कार्य किया था तो पहला सिद्धांत ये देखना है कि चूंकि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जाएगा जब पहले से कोई कानून मौजूद हो और उस कानून का उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया हो और उस कानून में उस कार्य के लिए दंड का प्रावधान। ये आपका विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, ये दिमाग में सिद्धांत बैठा लेना है। और ये सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? आर्टिकल 20 का कौन सा क्लास है? इसको कोरिलेट करके आईपीसी में देखना है और आईपीसी में जब सेक्शन चलेगा तो हम ठीक आपको बता दें, सेक्शन 2 में एक शब्द अन्यथा आया, अदरवाइज जिसे कहा जाता है, अन्यथा शब्द आया। अन्यथा नहीं, अन्यथा शब्द से ही ये, और धारा आईपीसी की धारा चलने 2 अन्यथा शब्द से ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। 1-2 दिन में पढ़ाते समय आईपीसी शुरू होगी तो ये अन्यथा का मतलब ही ये हुआ कि जब तक कि पहले से कोई कानून न हो, व्यक्ति उस अपराध के लिए दंडित या कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं। अब कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब क्या हुआ? इस कारण पर फिर बैठ हो जाएगी। 3 फरवरी 2013 के पहले किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का बार बार पीछा करना अपराध नहीं। तो एक पुरुष था और यह कार्य कब किया? 2 फरवरी 2013। कानून कब बना? 3 फरवरी 2013। तो क्या ये जो कार्योत्तर कार्य के बाद कार्य कब किया गया? 2 फरवरी। और कानून कब बनाया गया? 3 फरवरी। तो जिस तारीख को कार्य किया गया उस तारीख को कानूनन वह अपराध नहीं था। तो कार्योत्तर का मतलब कि उस कार्य को अपराध बनाने के लिए अगर कार्योत्तर बने कार्य के बाद कार्य के पश्चात कानून बनाया जाता है, तो उदाहरण में किस तारीख को कानून बनाया गया? 3 फरवरी 2013। तो क्या जो अभियुक्त 2 फरवरी को यह कार्य किया था, क्या वह दंड का भागी होगा कि नहीं? दंड का भागी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान प्रोटेक्शन देता है कि अगर कार्य के बाद कानून बनता है तो उस कानून के तहत आप दंड के भागी नहीं होंगे। तो संविधान में कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है? 20 के 21 क्लास में 1, यानी ये तो आ गया ना कार्योत्तर विधियां। अब दूसरा देखिए आपका नियम। दूसरा नियम ये है कि जिस तारीख को अभियुक्त ने अपराध किया था, अगर उस तारीख को दंड की मात्रा कम थी और बाद में दंड की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो बढ़ा हुआ दंड आपका उस अभियुक्त के लिए लागू नहीं होगा। अर्थात वह जिस तारीख को अपराध किया था उस तारीख को जितना दंड था उतने ही दंड से क्या होगा? दंड। अब इसको भी एक उदाहरण से आइए दुराचार का मामला देखिए। देखिए दुराचार के मामले में मैं बता दूं, मृत्युदंड 3 फरवरी 2013 के पहले किसी भी हाल में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं, लेकिन 3 फरवरी 2013 से अब कुछ मामलों में फांसी की सजा का भी प्रावधान हो गया है। तो अगर कोई पुरुष ये अपराध किया था 3 फरवरी के पहले और 3 फरवरी से दंड बढ़ गया, तो क्या बढ़ा हुआ दंड वह पाएगा कि पुराना ही दंड पाएगा? हाँ, यानी कि अगर दंड, यानी कि इसका मतलब एक लाइन हुआ
कि दंड की मात्रा को बैक डेट से बढ़ाया नहीं जा सकता। ये याद रखिएगा, दंड की मात्रा को बैक डेट से बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि उसका प्रभाव रिप्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी या बैक डेट से नहीं दिया जा सकता। तो कब से आपका ये लागू होगा? 3 फरवरी 2013 से। और अब जो अपराध करेगा इस दंड का क्या होगा? अगला नियम आइए भाई, क्या आपराधिक विधि में जो सब्सटेंसिव लॉ है जैसे आईपीसी सारवान विधि है, क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है? भूतलक्षी प्रभाव का मतलब ये हुआ कि बैक डेट से लागू करना, पुराने मामलों में लागू करना, क्या ऐसा संभव है कि नहीं? तो ध्यान से फिर वही उदाहरण पर आइए, तब हम बताते हैं। 3 फरवरी 2013 को ये कानून बना कि किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का बार बार पीछा करना अपराध हो। और अगर संसद चाहे कि ये जो 3 फरवरी को कानून बना, हम इसे 1 जनवरी 2013 से लागू कर दे, 2 फरवरी से कर दे, 1 फरवरी 2013 से लागू कर दे, तो क्या बैक डेट से इन कानूनों को लागू किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। तो कौन सा हमारा अनुच्छेद रोकता है कि दंडिक विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, रिप्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, यानी कि उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। तो किस अनुच्छेद में ये सिद्धांत है? आर्टिकल 20 का कौन सा क्लास हुआ? यानी कि ये नहीं हो सकता कि 3 फरवरी को कानून बना तो बैक डेट से लागू करिए। ये लागू होगा तो या तो 3 फरवरी या इसके आगे, लेकिन बैक डेट से ये लागू नहीं हो सकता। और ये केवल सबके लिए नियम नहीं बताया जा रहा, ये नहीं कि सबके लिए जाने, ये केवल नियम जो मैं बता रहा हूँ वह क्रिमिनल या आपराधिक मामलों के लिए, और आपराधिक मामलों में प्रक्रियात्मक विधि नहीं, प्रोसीजरल लॉ नहीं, सीआरपीसी के लिए नहीं, बल्कि सब्सटेंसिव लॉ या सारवान विधि यानी कि आपका मौलिक विधि के लिए, यानी कि जिसमें अपराध और सजा का क्या हो प्रावधान। जैसे आईपीसी है, प्रक्रियात्मक नहीं है, ऐसी विधि है मौलिक। अगला सिद्धांत देखा जाए आपका कि अगर दंड की मात्रा भविष्य में कम की जाती है तो क्या अभियुक्त मांग कर सकता है कि नहीं कि हमें सजा कम दी जाए? मांग कर सकता है। तो कि जहाँ भी लाभ रहेगा उस लाभ को पाने का हकदार कौन होगा? हम एक उदाहरण बना लें। मान लीजिए किसी अपराध के लिए 3 साल की सजा थी और 1 जनवरी को 3 साल का दंड था और ए ने 1 जनवरी को वह अपराध किया, तो वह अधिकतम कितनी सजा पा सकता था उस समय? 3 साल। संसद ने कानून में बदलाव लाकर दंड की मात्रा बाद में कितने कर दी? 1। तो दंड की मात्रा क्या कर दिया गया? कम। तो क्या ये न्यायालय से मांग कर सकता है कि नहीं कि हजूर हमें 1 वर्ष का ही दंड अब दिया जाए? मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि जहाँ भी लाभदायी प्रावधान होगा उसका लाभ कौन पाएगा? अभियुक्त या एक्यूट यानी कि अपराध करने वाला। इसीलिए ज़्यादा छूट भी जा रहे हैं अपराध। दंड की मात्रा और दंड कम लोगों को मिल रहा है और ज़्यादा अपराधी कुछ न कुछ वकील साहब से मिलकर टिकड़बाजी करके क्या हो रहे हैं भाई? वही ये भी एक आपका बहुत विकट समस्या है। तो भाई अनुच्छेद 20 का क्लास 2 देखा जाता है, तो पूछा जाता है। अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में क्रिमिनल मामलों का जो अगला सिद्धांत समाहित है उसे लीगल भाषा में हम कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी
तो हिंदी में भाई चेंज करता है शब्द, इंग्लिश वर्जन याद रखना है। हिंदी में देखिए 5-6 मैं भी शब्द बता रहा हूँ। दोहरे जोखिम से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे खतरे से संरक्षण, दोहरे संकट से संरक्षण इत्यादि। यानी कि 4 केवल शब्द बताया गया, लेकिन आपका शब्द चेंज कर सकता है। अब भाई नेट नोट से खोद कर पता न कहाँ से लाकर शब्द दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन वही रहेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्ड। यानी कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को एक उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए। इस पर सोशल मीडिया में भाई आपका व्यू भी चलता है, तमाम समस्याएं चलती हैं, वो भी देखना है, और अंधा कानून फिल्म का उदाहरण देखना है और कानून को वास्तव में लागू करना। लेकिन इसका एरिया पहले आपका देख लिया जाए, फिर तो का तब हम शुरुआत करते हैं डिटेल में। यानी कि अनुच्छेद 20 को पढ़ते पढ़ते आपको क्या क्या पढ़ना है ये पहले हम देखते हैं। तो इसमें जो सिद्धांत है प्रायर कन्विक्ट, प्रायर कन्विक्ट, प्रायर कन्विक्ट हम देखेंगे, फिर प्रायर एक्विट, एक्विट देखेंगे, अभी हम बता रहे हैं। फिर आपका इसमें जो देखना पड़ेगा रेस जुडिकेटा, ये भी बिहार इंटरव्यू में पिछली बार पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में रेस जुडिकेटा का है प्राण न्याय, इसको भी हमें देखना है। अनुच्छेद 20 में जो देखना है, अगर कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए कहाँ दंड पाया है, विदेश में, तो क्या भारत में उसी अपराध के लिए वह पुनः सजा का हकदार होगा कि नहीं। और ऐसा ही प्रावधान क्रिमिनल मामलों में है हमारी सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी की धारा 300 का कौन क्लास हल्का सा जानना है, 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी झारखंड में पूछा गया था सब, और कई लोग तो दिल्ली से ही पढ़ कर आए थे, यही पता नहीं था कि कन्विक्ट क्या होता है, और लगे फोन से पूछने की है। जबकि यहाँ के लड़कों को एक बार सीपीसी की धारा 11 पढ़ाते समय भी बताया गया था, लिखवा भी मैंने, और फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, जब जब आएगा जहाँ जहाँ सीआरपीसी 300 आएंगे फिर बताया जाए। तो आपका शब्द को पकड़ना जरूरी है भाई, आजकल शब्दों का जाल घूम रहा है, थोड़ा सतर्क विदेशी न्यायालय। इसके बाद जो बिहार इंटरव्यू में पूछा गया वो थोड़ा हल्का सा हमें बताना है, क्योंकि अभी से भाई इंटरव्यू की एक दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी, अभी से लेकर चलिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। आपका ये पूछा गया था कि सीआरपीसी की धारा और संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में कौन व्यापक किसका दायरा है, सीमित किसका है, ये पूछा गया था। फिर इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 में भी बिहार में हम लोगों से पूछा गया कि किसका दायरा व्यापक है विषय का और किसका सीमित। ये भी हम हल्का सा कोरिलेट करेंगे। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद 20(2) में पढ़ना है, पलेरिया कवर कर लिया जनता में क्या करके चला जाए, वह जो अंधा कानून और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ए के खिलाफ ए के खिलाफ बी की हत्या का मुकदमा चला और ए आजीवन कारावास की सजा पाया, पैरोल पर छुटाया, परीक्षा या खबरों की छुट्टी पर, जो भी बीच में गायब ले चुका। वह ए अपने घर था तो देखा कि बी क्या है, जिंदा है, और बी को क्या किया, हत्या कर दिया। तो ऐसी दशा में क्या वह बी के प्रति जो अपराध किया है दोबारा, क्या उसके लिए सजा का हकदार होगा कि बचाव का हकदार होगा। तो ये आपका कानूनी दृष्टि से अनुच्छेद 20 के क्लास 2 से और सीआरपीसी की धारा
300 से कवर हो। कोई पूछे तो बताइए कि दोबारा वह सजा का हकदार होगा और पहला विचारण आपका अवैध माना जाएगा, क्योंकि पिछले विचारण में मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, मरा सी था और वास्तव में मार किसको दिया गया, बी को, तो विचारण अवैध होगा। आपका साक्ष्य देने वाले दंडित होंगे मिथ्या साक्ष्य के लिए कि जब सी मरा था तो क्यों कहिए कि बी मरा, भाई अलग बात है, लेकिन दोबारा ट्रायल चलेगा और आपका कर सकते हैं कि मुकदमा चल के दोबारा क्या दी जाएगी, सजा भी दी जा सकती है। तो एक बिंदुओं को उठाइए भाई। देखिए कानून विधि का ये नियम है कि किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए एक से अधिक बार तंग न किया जाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो एक मुकदमा पर्याप्त है, बार बार उसे तंग न किया जाए। अर्थात किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को केवल एक बार सजा दी जाए, बार बार सजा भी न दी जाए। ये जो नियम है ये लगभग पूरे विश्व में लागू होता है। यानी कि ये नियम केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में इस नियम को मान्यता लगभग प्रदान की गई। मैं 90% देशों ने इस नियम को मान्यता प्रदान की है। और जब यूपीजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आपका इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी ये सिद्धांत है, और आपका जो हमारा संविधान है वहाँ भी हम पढ़ाएंगे। आपका मैंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अलग है, वो एक में है, वहाँ भी हमें पढ़ना है जे के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार सजा मिली है तो क्या उसी अपराध के लिए दोबारा सजा दी जाए, दोहरे खतरे में, दोहरे संकट में, दोहरे दंड में डाला जाए? नहीं, दोहरे जोखिम में न डाला जाए। तो हमारा संविधान क्या कहता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर आया जाए और तब एक्विट और कन्विक्ट देखा जाए। देखिए क्या कहता है संविधान में। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर एक यानी कि कोई अपराध का अभियुक्त है और उसी अपराध के लिए उसके खिलाफ अभियोजन चला, यानी कि आपका मुकदमा चला, यानी कि ए के विरुद्ध उसी अपराध के लिए एक बार मुकदमा चला तथा वह क्या पाया, दोष सिद्ध किया गया, यानी कि क्या किया गया, दोष सिद्धि, यानी कि उसे दंड दिया गया, सजा दी गई, पनिश किया। तो हमारा संविधान ये बताता है, मूल अधिकार है, हमारा संविधान ये फंडामेंटल राइट देता है कि जब एक उसी अपराध के लिए एक बार पहले उसके खिलाफ मुकदमा चला हो और वह क्या पा लिया हो, दंड पाया हो, तो उसी अपराध के लिए उसको दो बार संकट में न डाला जाए, दूसरी बार उसे दंड न दिया जाए, यानी कि दूसरी बार न तो अभियोजन चलेगा और न ही वह क्या पाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका डबल जेओपार्डी, यानी कि दोहरे दंड से क्या मिला है, संरक्षण। अब आइए थोड़ा इसको डिटेल में देखा जाए। डिटेल में आपको ये देखना है, ये यूपीजे में आ चुका है भाई, जीएस में भी होगा में प्रायर कन्विक्ट, इसको प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट, इसको दोनों को समझिए। आपका हिंदी अर्थ पूछा गया था। देखिए प्रायर यानी कि पूर्व, प्रीवियस कहा जाता है, पूर्व यानी कि पहले, और कन्विक्ट का मतलब ये हुआ दोष सिद्ध, दोष सिद्ध का मतलब सजा पाया। तो भाई न आए तो इसको आसान भाषा में भी लिख लेना है। प्रायर का मतलब पूर्व, प्रीवियस,
और कन्वित का मतलब क्या हुआ? दोष सिद्धि, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि शाब्दिक अर्थ हुआ। यानी कि आपका पूर्व दोष सिद्धि तो हमारा संविधान बचाव देगा, क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि के मामले में अप्लाई होगा। प्रायर एक्विट का मतलब ये हुआ, प्रायर यानी कि प्रीवियस या पूर्व, और एक्विट मतलब हुआ दोष मुक्ति। दोष मुक्ति मतलब बाइज्जत बनी, अर्थात अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ एक बार मुकदमा चला और न्यायालय से वह दोषी नहीं ठहराया जा सका, वह दोष मुक्त हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। यानी कि बाइज्जत बरी इसलिए कहा जाता है कि इज्जत के साथ बरी, बाइज्जत लगा सब, यानी कि इज्जत के साथ आपको क्या किया जाता है? बरी। यानी कि जो पुरानी इज्जत थी वह क्या रहे? बरकरार। और ये भी बताना है, नए लोग बताना, बाइज्जत समाज रखने, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। और बाहर निकलेंगे तो फूलमाला समर्थक क्या किए रहेंगे? लेकर तैयार रहेंगे, और अपना जुलूस भी निकाल लिया जाता है। और जुलूस निकालने की तैयारी तमाम बाबा और तमाम लोग किए थे। आसाराम किए थे, राम रहीम किए थे, राम आपका तमाम लोग किए थे, लेकिन नहीं मौका मिला। तो अलग बात है भाई, तुरंत क्या हुआ? दोष सिद्धि हो गई, बाइज्जत बरी होते तो हंगामा ज़्यादा मचा, वो तो दोष सिद्ध हुआ, जेल में चलेंगे। फिर एक बात समझिए भाई, अब आगे क्वेश्चन आ जाए। अब जो क्वेश्चन बना था वो भी हमें देखना है भाई। संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में कौन सा सिद्धांत है? आपका प्रायर कन्विट का है कि प्रायर एक्विट का है कि दोनों का, कि इनमें से कोई है? तो दिमाग की रफ्ती करके समझिए, एक ही लाइन का तो डायरेक्ट है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न हुई। अगर पहली बार मुकदमा चला और उसमें वह दोषी ठहराया गया, तब तो इसका मतलब कि एक बार वह दोषी ठहरा दिया गया है, तब हमारा संविधान बचाव देगा और उसी अपराध के लिए उसको दूसरी बार दंडित नहीं किया जाए। दूसरा भी आइए, पहली बार मुकदमा चला और उस मुकदमे में वह बाइज्जत बरी हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वह कह सकते हैं आपका एक्विट हो गया। एक्विट यानी कि दोष मुक्त हो गया। तो क्या हमारा संविधान बचाव देगा कि नहीं? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान तब प्रोटेक्शन देगा जब पहली बार वह क्या पाया हो? सजा। अगर वह बाइज्जत पहले मुकदमे में हो गया तो हमारा संविधान कहता है कि उसी अपराध के लिए दूसरा मुकदमा उस पर चलाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तो बताइए संविधान कब बचाव देगा? अब लीगल भाषा में आइए, आपका पूर्व दोष सिद्धि में कि पूर्व दोष मुक्ति में कि दोनों में? अब आप लोग बताइए। पूर्व दोष सिद्धि में बचाव देगा, लेकिन किसमें बचाव नहीं देगा? पूर्व दोष मुक्ति। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आया है, गलत ना हो, कि संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कौन सा सिद्धांत समाहित है? प्रायर कन्विट की प्रायर एक्विट की? दोनों ना मार दीजिएगा। कौन सिद्धांत समाहित है? प्रायर कन्विट यानी कि पूर्व दोष सिद्धि। अब आइए इसको देखा जाए भाई, आपका CRPC की धारा 300 के क्लास 1 से उठाना है। CRPC व्यापक बचाव देती है। CRPC ये कहती है कि चाहे पहले मुकदमे में वह आपका दोष सिद्ध हुआ हो या चाहे दोष मुक्त हुआ हो, दूसरा मुकदमा उसी अपराध के लिए सामान्यतः नहीं चलाया जाएगा और इसी को आपका
अगर दोष सिद्ध हुआ है तो प्राय कन्विक्ट, और दोष मुक्त हुआ है तो क्या कहा जाएगा, प्राय एक्विट। ये सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 300 के किस क्लास में, क्लास वाइज पूछा है, किस क्लास में समाहित है, 1 में। तो अब क्वेश्चन आ जाइए भाई, सीआरपीसी की धारा 300 के क्लास 1 में कौन सा सिद्धांत समाहित है? पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष मुक्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों मार कर आइए, लेकिन संविधान में दोनों नहीं है, याद रखिए। संविधान में केवल कौन है, पूर्व दोष सिद्धि। अब आप लोग खुद बताइए, कौन किसका क्षेत्राधिकार, क्या कौन व्यापक बचाव देता है? सीआरपीसी के हमारा संविधान। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी में अगर एक बार बाइज्जत बरी हो गया तब भी सीआरपीसी हमें क्या देती है? इसी प्रकार बस एक सीमित और व्यापक पर एक लाइन को रिलेट किया जाए, फिर बैक आ जाए। अनुच्छेद 32 और 226 में कौन व्यापक है और कौन सीमित है? तो अनुच्छेद 32 नहीं, अनुच्छेद देखिए भाई, अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में और अनुच्छेद 32 और 226 में पूछा गया था इंटरव्यू में, कौन व्यापक है, यानी कि कौन वाइड है और कौन नैरो है। तो आप लोग बताइए। तो मूल अधिकार के मन, अभी बिहार में पूछा भी गया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने पूछा नहीं गया था, इसी मॉडल से भिन्न हुआ। मूल अधिकारों के वायलेशन होने पर आप या तो उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 42 के तहत या हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, चाहे पहले सुप्रीम कोर्ट जाइए या कहाँ। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और सभी मामलों के लिए नहीं, केवल किसके लिए, मूल अधिकारों के क्या उल्लंघन के। जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए भी और अन्य प्रयोजनों के लिए भी। तो किसका दायरा व्यापक हुआ, किसका सीमित? हाँ, 32 का सीमित। क्यों सीमित है, सही बता रहे हैं भाई लोग, क्योंकि केवल किसके लिए, और 226 का क्या हो गया, व्यापक, क्योंकि मूल अधिकार के अलावा एक शब्द और यही इंटरव्यू के लिए पकड़ना, क्या लिखा है, अदर पर्पस या अन्य प्रयोग, विधिक अधिकार ना मार दीजिएगा। एक बार इंटरव्यू में फंसा दिया था कि डायरेक्ट देखिए क्या लिखा है, अन्य प्रयोजन, अन्य उद्देश्य, ये समझना है। अगला नियम देखिए 20(2) का। अनुच्छेद 20(2) पर अब एक लास्ट में समस्या बनती है, वही समस्या देखना है। और अभी समस्या सोशल मीडिया पर भी चल रही है। आपका अपना कानून जो फिल्म बनी है, तो ऐसे कारण बता देते हैं, बहुत शॉर्टकट में भी चलाना ठीक नहीं। देखिए, ए पर आरोप था कि उसने बी की हत्या की, और ऐसी दशा में ए के खिलाफ बी की हत्या के लिए मुकदमा चला और ए क्या ठहराया गया, दोषी। ध्यान समझिए, क्या ठहराया गया, दोषी। ए पैरोल पर छूटता है, पैरोल पर इच्छा पर छोड़ा जाता है, या आपका छुट्टी दी गई, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया पिताजी, लड़की की शादी है कि बहन की शादी है, या एक खुद शादी करना चाहता है, तो न्यायालय की इजाज़त से या छोड़ देती है, सरकार भी छोड़ सकती है, सजा भी कम कर सकती है, तमाम नियम। ये आया और देखा कि बी तो जिंदा है, तो बी की पुनः क्या करता है, बी की हत्या करता है। अब समस्या ये पूछा गया कि क्या ये उस अपराध के लिए दोबारा दंड का भागी होगा? तो आप कहेंगे होगा। जो होगा, क्योंकि वास्तव में पहला विचारण गलत था, अवैध था, मरा कोई और था, तो मार किसको दिया जाए, सी को, और सी के मरने के एक सी मरा था, अब माना क्या गया कि कौन मर गया है, बी,
और ए के खिलाफ मुकदमा बी के मरने के एवज में चल गया, जबकि चलना किसके चाहिए था, सी के। तो ये पहला विचारण अवैध है। और जो लोग गवाही वाही दिए कि सी ही भरा है, वह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भले दंडित हो, लेकिन ए को बी की हत्या के लिए, बी की हत्या किया है ए बाहर आकर, तो पुनः मुकदमा चलेगा। अब असली मुकदमा चलेगा और बी की हत्या के लिए वह दोबारा क्या होगा, हाँ, ए की हत्या जो पहला दंड दिया गया था जेल होगा, उसके लिए वह मुआवजे की मांग कर सकता है। वो अलग बात है कि हमारा मुकदमा गलत हुआ, इतने जेल में रहे, जो मिथ्या गवाही दिए हैं उनसे क्या दिलवाया जाए, ऐसा। लेकिन भाई दूसरा मुकदमा चलेगा, ये तो फिल्म में नहीं है कि फिल्म के अनुसार कानून चलेगा। अगला नियम देखिए, आर्टिकल 20 का क्लास 30 देखा है, 2 समाप्त हो गया भाई। अनुच्छेद 20 का क्लास 2 भी काफी महत्वपूर्ण है और इस समय इस पर आपका 3 केस कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। मैं पहले मॉडल बना दिया जाए भाई, तब आपका एग्जाम उसी मॉडल से चला जाए। लगातार क्वेश्चन इस पर बन रहा है, देखिए कैसे मॉडल चला जाए। एक तो आर्टिकल 20 के क्लास 3 में जो सिद्धांत समाहित है वो देखना है। इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा आपका 118 भी कवर करना है। कौन सी धारा, 118। इसी के साथ CRPC की धारा आपका 313 और 300 कौन सा 15 भी देखना है, यानी कि ये भी धारा देखनी है। और कम से कम ज़्यादा तो नहीं 3 केस जरूरी आ सकते, बहुत से केस हैं। एक आपका डी उपाध्याय, देवमन उपाध्याय, देवमन उपाध्याय का केस हम देखेंगे। दूसरा काटी कालू का केस देखेंगे। और जो लेटेस्ट केस आया है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, यानी कि कौन सा, सेल्वी का केस देखना है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक को पूछा जाता है इसमें। 3 केस पे इस पर एरिया कवर करना है। इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम की एक धारा और हम देखेंगे, और वह धारा 27 देखेंगे। बिहार में आपका पूछा भी गया था, इसमें कोई शक नहीं, एपीओ में आया भी था। देखिए एक और से कहा जाए, यानी कि इतने पॉइंट, देखिए सबसे पहले मॉडल हम बना देते हैं कि एरिया कहाँ आपको कवर करनी है, और उसी मॉडल को एक करके भाई आप समझाया है। तो कि मॉडल बताने से आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को करते समय कम से कम इतनी धाराओं को कोरिलेट करके एक साथ क्या करना, हमें पढ़ना, ये दिमाग में आपके घूमना चाहिए। तो आइए एक एक करके उठाया जाए। अनुच्छेद 20 का क्लास 2 क्या कहता है, पहले ये देखिए। अनुच्छेद 20 के क्लास 3 में आपका जो सिद्धांत समाहित है, सिद्धांत भी याद रखना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, फिर याद रखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण या आत्म अपराध रोपण से संरक्षण, अभिशंसन भी कहा जाता है। आत्म अभिशंसन से संरक्षण या आत्म अपराध रोपण से संरक्षण। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहा गया है, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। फिर एक बार समझिए, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो क्या उसे मजबूर किया जाएगा, विवश किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा कि वह अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे। तो हमारा संविधान इस बात पर रोक लगाता है और ये अभियुक्त का
फंडामेंटल राइट है, ये नहीं कि किसी का अधिकार। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। किसमें समाहित है? हम 20-23 क्लास में 3। देखिए फिर एक बार इसको, किसी अपराध के एक्यूज्ड पर्सन को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाउंड या विवश या बाध्य या मजबूर नहीं किया जाए। ये अभियुक्त का कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। अगर किया जाता है तो आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट, तो मूल अधिकार के हनन होने पर ही बताया गया कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट। और 32 के तहत कहाँ पहुँच सकता है? सुप्रीम। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 3 केस से पहुँचाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका नियम कुछ कायदे देखा जाए तब तो पहुँचाया जाए। और आपका ये नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पर होता है। और कौन सी धारा एविडेंस के है कि सबूत का भार अभियोजन पर? बता गया था ना। हाँ, पुराने लोग तो भाई बताए, नए लोग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पुराने लोग तो याद रखें। कौन सी धारा? 101। फिर एक बार देखिए, क्योंकि भाई पुराने लोगों से आशा की जाती है कि अभी बिहार रिव्यू में सब पढ़े थे और एक छोटी छोटी बातें बताई गई थी आपका, तो इस बार भी बताया जा रहा है तो उसको खुद को याद रहे। फिर एक बार देखिए भाई, चूँकि आपराधिक मामलों में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पर होता है, और अभियोजन का ये कर्तव्य होता है कि वह युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को साक्ष्य द्वारा न्यायालय में साबित करे। अभियुक्त को अपना बचाव नहीं करना है, अभियुक्त को मौनी बाबा बने रहना है। जब तक न पूछा जाए वह न बोले, क्योंकि अभियुक्त का अधिवक्ता उसका बचाव कर रहा है। अभियुक्त को भाई बोलना नहीं है। देखिए आपका बोलकर फंस भी सकता है। देखिए क्या हुआ है उदाहरण, एक मुकदमा चल रहा था और एक गवाह आया और कहा कि किसी व्यक्ति, मैं अपनी आंखों से देखा, यही व्यक्ति को लाठी से मारा था, 2 लाठी मारा था। तो अभियुक्त उस पे चैन हो गया कि मैं तो मारा था चाकू से और ये गवाही दे रहा है लाठी से। तो अभियुक्त पकड़ लिया कि नहीं हजूर, मैं लाठी से नहीं, 2 चाकू से मारा था, 2 बार। अब वकील साहब जो अभियुक्त का अधिवक्ता भी संग रह गया और फंस गया। अभियुक्त न बोले, भाई न बोले, आपको बात नहीं किया जा रहा है, क्या बोलिए, और अपने खिलाफ आपको साक्ष्य देने के लिए भी विवश नहीं किया जा रहा है। अब इसी को कानूनी पहलुओं में जोड़ना है। और आपका पहली धारा हमने जोड़ा एविडेंस की, कौन सी धारा? आपका 101, सबूत का भाग किस पर? अभियोजन। इसी के साथ आपका एविडेंस की धारा जो जोड़नी है 118। एविडेंस की धारा 118 कॉम्पिटेंट विटनेस या सक्षम साक्षी की बात करती है। कौन व्यक्ति गवाही देने में सक्षम होगा? तो बस एक ही पैमाना है, यदि वह न्यायालय के प्रश्नों को क्या कर रहा है, समझ रहा है और उसका कैसा उत्तर दे रहा है, उचित या अनुचित। उचित माने युक्तियुक्त, तो वह सक्षम, और ऐसा नहीं है तो वह क्या होगा? अच्छा। ये क्या अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा? समस्या अब यहाँ आ गई, क्योंकि आर्टिकल 20(3) कहता है कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य। तो बस ये याद रखिए, अपने बचाव में साक्षी होगा, अपने विरोध में नहीं। यानी कि अपना बचाव तो कर ही सकता है, तो अपने बचाव में वह सक्षम होगा, लेकिन विरोध में आपका अक्षम, स्वेच्छा से आकर कहे लेकिन बाध्य नहीं किया गया। अब आपका एविडेंस निकल गया, तो 2 धाराएं CRPC की देखनी है, 313 और 315। 313
अभियुक्त से न्यायालय प्रश्न पूछता, यानी कि 313 के तहत अभियुक्त से कभी भी न्यायालय बिना शपथ दिलवाए कुछ प्रश्नों को पूछ सकता है। ये न्यायालय का अधिकार है कि धारा में CRPC के 313, जबकि 315 आई थी परीक्षा में, अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा, अभियुक्त कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा, इस विषय को बताती है। लेकिन फिर अनुच्छेद 20 का खंड 3 याद करके चलना है। अपनी विरोध में कि पक्ष, बताइए, पक्ष में, विरोध में नहीं, क्योंकि विरोध में साक्ष्य देने से विवश करने के लिए कौन सा अनुच्छेद रोकता है? आपका आर्टिकल 20 का कौन सा क्लास? 3। तो अभियुक्त अपने बचाव में अपने साथियों की प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है CRPC की धारा 315 में कि वह न्यायालय से लिखित रूप में मांग करे, और जब वह सक्षम साक्षी होगा तो उसे गवाह के रूप में जो शपथ दिलवाई जाएगी, और तब वह अपने विरोध में नहीं, स्पष्ट बैरक में लिखा है क्या, अपने फेवर में गवाही दे सकता है। जैसे कि आप रुस्तम फिल्म अगर देखें, जो कि नानावती पर आधारित है, बताया गया था 2-4 दिन पहले, उसमें अक्षय कुमार अपने बचाव में स्वयं वकील भी बन जाता है और स्वयं क्या करता है बचाव में, गवाही। तो भाई जब कोई फिल्म देखिए तो आपका व्यवहारिक नॉलेज मैं बता रहा हूँ, आप दिमाग में कम से कम फिल्म देखते समय सेक्शन तो दिमाग में दौड़ाते रहे IPC और CRPC एविडेंस का, तो उससे अच्छे से तैयार होगा। वो दबाव देकर नहीं पढ़ा जा सकता कि प्रेशर है। भाई सामान्य में पढ़िए, खेलते हंसते पढ़ लीजिए, जैसे आप उदाहरण देकर समझाते हैं और वो उदाहरण कभी नहीं भूलता, जैसे गुरु चेला का मैं दिया था। और आपका हेलो, हाँ, पानी टंकी के पास वाली गली, आप कहाँ हैं? वाली गली, हाँ, वाली गली। ये आपका थोड़ा और इधर आएंगे लेबर चौरा के, ये ज्योति इलेक्ट्रॉनिक है, उसी के पहले नहीं, पानी टंकी को नहीं, अब ये पानी टंकी को पहले ही आपका आएंगे बाएं बगल में। हाँ, आप तो गए हैं वहाँ, हाँ, तो वहाँ चले जाइए, हमारे माइक्रो वाली गली में गए जाइए, हमें फोन करते रहेंगे। हाँ, वो डेयरी वाला जा रहा है, वाला सर्विस वाला जा रहा है, गेट पर नीचे आ रहा है। हाँ, वो जा रहा है गली में देखिए, इसमें आपका 315 बताया जा रहा था, इसमें आप उदाहरण भी सेव कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूँ, जब भी कोई मैंने घटना देखी है या आपका फिल्म ही देखिए, तो कम से कम IPC और CRPC की कौन कौन धारा इसमें ऐड होगी, तो दिमाग में चलाते रहे तो उससे और ज़्यादा तैयार हो। अब समस्या आपका धारा 27 को लेकर ज़्यादा ये है। धारा 27 क्या कहती है ये देखिए, और तब आपका 3 केस और नार्को टेस्ट भी बताना है। पहले एविडेंस की धारा 27 देखिए क्या कहती है।
अगर कोई अपराध का अभियुक्त है और पुलिस कस्टडी में है, पुलिस अभिरक्षा में है, तो बिहार में भी आया था, पुलिस अभिरक्षा में है, और उस अपराध का जो अभियुक्त व्यक्ति है वह कोई कथन करता है। कथन किससे करता है? आम जनता से नहीं, पुलिस से। और उसके कथन के आधार पर किसी तथ्य का क्या चलता है पता, यानी कि कोई चीज बरामद होती है। तथ्य बहुत बड़ा है, सत्य मैंने स्थान का ही पता, घटनास्थल का तथ्य का पता लगता है, तो उतना कथन जिससे तथ्य का पता लगा है, चाहे संस्वीकृति की श्रेणी में आए या न आए, वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुसंगत होगा, यानी कि पेश किया जा सकता है। ये बिहार ने भी इस बार एटीओ में बनाया था और आयोग ने जो साल निकाला उसे ग्राह्य ही माना। यानी कि अगर अभियुक्त कुछ बताया, उसके बताने पर कोई चीज क्या हुई बरामद, तो उतना कथन जितने से की बरामदगी हुई है, पूरा नहीं, उतना कथन और बरामदगी क्या होगी, सुसंगत। तो एक आपका उदाहरण देखा जाए, एक अभियुक्त था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और ए ने बताया पुलिस को कि बी को मैंने ही मारा, और जो आपका हसिया था, गड़ासा था या जो भी सामान था वो मैं झाड़ी में छुपा दिया हूँ। आइए दरोगा जी, मैं उस झाड़ी को दिखा देता हूँ जहाँ मैं क्या किया हूँ, छुपाया। तो इसमें कथन को दो भाग में बांट लीजिएगा। पहला कथन ये कहता है कि दरोगा जी, बी को मैंने ही मारा, क्या इससे किसी तथ्य का पता लगता है? नहीं। ये शुद्ध रूप से ई द्वारा पुलिस ऑफिसर से अपना अपराध स्वीकार किया जा रहा है। तो धारा 25 एविडेंस के तहत ये क्या होगा, विसंगत होगा। यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध क्या कह सकते हैं कि इसे साक्ष्य में पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, इन्हीं एक और बात कही है कि झाड़ी को मैंने आपका हथियार को या जो भी मोबाइल सब, इसको मैंने झाड़ी में छुपाया हूँ, यदि आप आए तो मैं वह स्थान दिखा दूंगा। इसीलिए पुलिस अभियुक्तों को रिमांड पर लेती है, अभिरक्षा में लेती है न्यायालय से, और बीच में ठोक देती है जब बरामदगी के बाद। जैसे कि हैदराबाद का आपका हैदराबाद कांड में दिशा कांड जिसे नाम दिया गया था, 4 अभियुक्त थे और लड़की को जला दिए दुराचार के बाद। तत्पश्चात आप पेट्रोल डालकर तत्पश्चात जन आक्रोश हुआ और पूरा आंदोलन शुरू हुआ निर्भया कांड के साथ। तो पुलिस ने क्या किया कि अभियुक्त गिरफ्तार हो, मैंने वहाँ जेल चले गए। यानी कि जब अभियुक्त आत्मसमर्पण कर देगा तो पुलिस कस्टडी में नहीं जाता, वो जाता है जेल। अब पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगा, क्या जो कहाँ पीड़िता का मोबाइल छुपा है, चैन छुपा है, पर्स छुपा है, ये सब खोजना है, तहकीकात करनी है। आप मुझे अभियुक्तों को क्या दीजिए, रिमांड पर। तो चारों को रिमांड पर लिया गया और सुबह 5 बजे घटना स्थल पर पहुंचा गया और घड़ी उड़ी जब पीड़िता की बरामद हो गई तो आपका इनकाउंटर कर दिया गया। ये पुलिस का हथियार लेकर खींच कर क्या कर रहे थे, ये फर्जी इनकाउंटर का सबसे अच्छा तरीका है। वैसे हमारे हिसाब से प्रत्येक इनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए और देश में जितने इनकाउंटर करे किया जाए उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट स्वयं कराए, क्योंकि भाई इससे आपका रूल ऑफ लॉ ध्वस्त होता जा रहा है और न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका यानी कि पुलिस अब करती जा रही है। और पुलिस की टैट के भी सिद्धांत पर चल रही है। अगर किसी पुलिस वाले की हत्या हो रही है तो देखिए अब ट्रायल और जांच विचारण नहीं, किसी न किसी तरीके से पुलिस बस ये प्रयास कर रही है कि इसको न्यायालय में जाने से पहले क्या कर दिया जाए, निपटा दिया जाए।
नहीं तो न्यायालय में चला भी गया तो रिमांड पर लेकर हैदराबाद जैसे क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। और निपटा भी रहे, अभी लखनऊ तमाम जगह घटना है और तमाम घटनाएं यूपी में हुई, देश में हर एक जगह में, केवल यूपी ही नहीं, यूपी में थोड़ा ज़्यादा हो रही है। अगला देखिए भाई, इस बिंदु पर कि भाई ये तो हमारी अभियुक्त क्या कर रहा था कि हजूर ये जो मैं कथन करता हूँ, इस कथन के आधार पर तथ्य बरामद होता है, ये तो मेरे ही खिलाफ साक्ष्य देना हुआ, मुझे मजबूर किया जाता है कि आप बयान दो और बयान के आधार पर ये बताओ कि कहाँ छुपाए हो। अतः यह अनुच्छेद 20 दिन का क्या है उल्लंघन, 20 दिन का क्या है उल्लंघन। तो देवमन उपाध्याय में, यानी कि डी उपाध्याय रटे रहिएगा, आर्टिकल 14 के तहत एविडेंस की धारा 27 को चैलेंज किया गया। ये समता के अधिकार का क्या करती है उल्लंघन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। और काठी कालू के बाद में अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 के तहत एविडेंस की धारा 27 को चैलेंज किया गया और यही यूपी एपीओ और यूपीजे दोनों में आए। यानी कि पिछली बार यूपी एपीओ में भी आया, यूपीजे में भी आया कि एविडेंस की धारा 27 को अनुच्छेद 20(3) के आधार पर इस केस में चुनौती दी गई। तो 20(3) अगर आ जाए तो कौन सा केस, काठी कालू, और यही आर्टिकल 14 के आधार पर देखो आपका देवमन उपाध्याय, सतर्क रहना, दोनों पर आया। लास्ट में आइए अब नार्कोटिक।